दांती दांत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक से अधिक प्रकार के दांत होते हैं, कुछ इंसाइजर हैं, कुछ कैनाइन हैं, कुछ प्रीमोलर हैं और कुछ मोलर हैं। अच्छा, यहाँ पे अब अपन बात करते हैं दंत सूत्र के बारे में। दंत सूत्र या जिसको हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो देखिए दंत सूत्र जो होता है, डेंटल फॉर्मूला जो होता है, वो ऊपरी जबड़े के आधे दांत और निचले जबड़े के आधे दांतों की संख्या को बताता है। ऊपरी जबड़े के आधे दांत और मतलब आधे जबड़े के दांत, ये बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो दंत सूत्र में हम ऊपरी और निचले जबड़े के आधे दांतों की संख्या, ऊपरी व निचले जबड़े के आधे दांतों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। और अच्छा एक मिनट रुको, डेंटल फॉर्मूला पढ़ने से पहले हमने वो तो पढ़ा नहीं, दूध के दांत और स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। दो तरह के दांत दो बार आते हैं ना जीवन में। एक तो होते हैं दूध के दांत, भाई ये चार प्रकार तो अलग हो गए, ये तो संरचना के आधार पे हो गए। इसके अलावा एक जो होते हैं मिल्क टीथ होते हैं, भाई मिल्क टीथ जो होते हैं जिनको क्या बोलते हैं अपन, ये कैसे होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं ना, इनको हम डेसीडुएट टीथ भी कहते हैं, इनको हम डेसीडुएट टीथ भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये कैसे होंगे, अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने का मतलब कि ये टूट जाते हैं, आएंगे, आने के बाद टूट जाएंगे, टूटने के बाद फिर दोबारा से आएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में होते हैं 20। संख्या कितनी होती है इनकी, ये 20 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अच्छा, अब ये 20 जो दांत हैं, 20 जो दांत हैं, ये दांत सारे के सारे टूटते हैं क्या, भाई इसके बाद तो स्थायी दांत आते हैं ना। मतलब यहाँ पर मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ के बाद कौन से दांत आ जाते हैं, फिर इसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो स्थायी दांत होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन डेसीडुएट। इनको अपन कहते हैं नॉन डेसीडुएट टीथ कहते हैं इनको। और ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। कितने होते हैं संख्या में, संख्या में कितने, 32। तो ये 32 दांत होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूध के दांत में बोल रहा था, क्या सारे टूटते हैं, नहीं, तो कितने टूटते हैं, कितने टूटते हैं, कहीं पढ़ा 12, कहीं पढ़ा 10, तो मन से मतलब बोला कुछ भी बोले, कोई 10 कोई 12 कोई 8, एक्चुअली पूरे टूटते हैं। ये 20 के 20 टूट जाते हैं। स्थायी दांत जो होते हैं वो पूरे 20 के 20 टूटते हैं। और ऐसा नहीं होता लेकिन कि 20 एक साथ टूटे, कि रात को सोए थे सुबह बोले मम्मा ये लो 20 दांत रख लो मेरे, है ना। एक एक करके टूटते रहते हैं, दूसरे आते रहते हैं, एक एक करके टूटते हैं और दूसरे स्थायी आते हैं, टूटते पूरे हैं। तो मतलब ये जो होते हैं ये द्विबार दंती होते हैं। ये कैसे होते हैं, द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीवन काल में 2 बार उगते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, द्विबार दंती होते हैं। कौन से दांत, दूध के दांत, जो संख्या में कितने हैं, 20 हैं। तो परमानेंट टीथ कितने हैं, संख्या में 32 हैं। मतलब यहां पर 20 तो ये यही पूरे आ गए, 20 जो दांत थे वो जो पहले थे वही के वही आ गए, 20 तो पूरे, 20 तो ये के आ गए ना वापस से। तो मतलब यहां पर संख्या में 32 थे, जो 20 थे वो कौन से थे, 20 तो थे द्विबार दंती, 20 थे द्विबार दंती, और 12 जो आए हैं वो अलग से आए। भाई 20 तो ये के आ गए पूरे, और अलग से कितने, अलग से 12 ही तो आए हैं। तो ये 12 दांत जो है एक बार ही आएंगे केवल, तो ये क्या है, एक बार दंती, एक बार ही आएंगे, टूटेंगे नहीं, और टूट गए तो आएंगे नहीं, है ना। ये 12 एक ही बार आते हैं। तो यहां पर स्थायी दांत कितने हो गए, 32। अब अपन बात करते हैं दंत सूत्र की डेंटल फॉर्मूले की। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर डेंटल फॉर्मूला या जिसको हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र। भाई डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र क्या होता है, ऊपरी जबड़े के आधे दांत, हम क्या बोल सकते हैं, ऊपरी व निचले जबड़े के आधे दांतों की संख्या, ऊपरी व निचले जबड़े के आधे दांतों की संख्या। मतलब ऊपरी जबड़े के आधे दांत और निचले जबड़े के आधे दांत हम किससे दर्शाते हैं, डेंटल फॉर्मूला। वो डेंटल फॉर्मूला है, दंत सूत्र है, ठीक है। मतलब आधे दांत को प्रदर्शित करते हैं अपन। सबसे पहले इसमें लिखते हैं इंसाइजर, सामने वाले दांत लिखेंगे, फिर लिखेंगे कैनाइन, फिर लिखेंगे प्रीमोलर और फिर लिखेंगे मोलर, और यहां पर ऊपरी जबड़े के आधे दांत, यहां निचले जबड़े के आधे दांत। तो देखते चलिए मिल्क टीथ का क्या सूत्र होता है, जो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ का दंत सूत्र क्या होता है भाई, किसी को पता है, 2102/2102, ठीक है। ये ऊपरी जबड़े के आधे दांत, ये निचले जबड़े के आधे दांत, ठीक है ना। ऊपरी जबड़े के आधे दांत और निचले जबड़े के आधे दांत। अब बात करें अगर अपन ऊपरी जबड़े में इंसाइजर कितने, बोलो, 2 नहीं 4, ये आधे हैं। ऊपरी जबड़े में इंसाइजर 4 होंगे, नीचे भी कितने होंगे, 4। ऊपरी जबड़े में कैनाइन 2, नीचे कितने, प्रीमोलर 0, मोलर ऊपर नीचे 4, ठीक है। तो ये आधे दांत हैं, इनको डबल करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो ऊपरी जबड़े में अच्छा आधे दांत कितने हो गए, चलो देखो, 5 हो गए, नीचे 5, क्या करें, एक बोले 5 से 5 कर दिया, एक दांत बचा, ऐसा तो नहीं ना। 5 5 कितने हो गए, 10 × 2 कर देंगे तो आ जाएंगे 20, है ना। इस तरीके से अपन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, स्थायी दांत की बात करें, चलिए स्थायी दांत की संख्या, चलिए इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, दंत सूत्र बताइए। 2 1 2 3 21 23, 21 23 यही होता है। ऊपरी जबड़े में इंसाइजर कितने, नीचे, कैनाइन नीचे, प्रीमोलर नीचे और मोलर तो नीचे 6, ठीक है। तो ऊपरी जबड़े में आधे दांतों की संख्या कितनी हो गई, 8, नीचे कितनी हो गई, 8, कितने हो गए, 16, × 2 कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 32 आ गए। अच्छा, अब आपको ये बोला जाए यहाँ पर कि आपको द्विबार दंती दांत का दंत सूत्र लिखना है। कौन से दांत का, द्विबार दंती, तो क्या लिखोगे, मिल्क टीथ का। द्विबार दंती का दंत सूत्र लिखना है तो क्या लिखोगे, मिल्क टीथ का, क्योंकि मिल्क टीथ ही क्या होते हैं, द्विबार दंती। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि एक बार दंती दांत का दंत सूत्र, अब क्या है, स्थायी का तो नहीं लिख सकते, स्थायी में सारे थोड़ी होते हैं एक बार दंती, नहीं तो होते हैं, तो क्या लिखोगे। देखो यहां पर क्या करोगे आप, जब एक बार दंती, भाई द्विबार दंती का लिखना है तो हमें पता है क्या है, मिल्क टीथ जितने भी हैं सारे द्विबार दंती हैं, तो द्विबार दंती का ये लिखा हुआ है ना, मिल्क टीथ सारे के सारे क्या होते हैं, तो ये तो सारा तो यही आ जाएगा सेम, ठीक है ना। लेकिन जब आपको परमानेंट टीथ का नहीं लिखना, केवल किसका लिखना है, एक बार दंती का, तो कैसे, देखो भाई इन 20 के अलावा ये के ये पूरे 20 इसमें आए होंगे,
इन 20 के अलावा जो आए यहाँ पर वो एक बार दंती है। भाई ये तो मिलकर ठीक थे, ये तो पूरे के पूरे यहाँ आए, लेकिन इनके अलावा भी कुछ दांत यहाँ आए ना, वही तो एक बार दंती है ना। तो इनके अलावा देख ले कौन से है। देखो इंसाइजर में यहाँ दो दो थे, यहाँ भी दो दो है, तो कुछ भी नहीं आया एक्स्ट्रा। कैनाइन में यहाँ एक एक थे, यहाँ भी एक एक है, कैनाइन भी कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आया। प्रीमोलर यहाँ 0 0 थे, यहाँ दो दो है, ये दोनों ही एक्स्ट्रा आए हैं। यहाँ मोलर दो दो थे, यहाँ तीन तीन है, एक एक एक्स्ट्रा आया है। यही हुआ ना, एक्स्ट्रा जो है वही तो लिखेंगे। तो ऊपरी जबड़े में आधे दांत 3, नीचे कितने हो गए, कितने हो गए टोटल 12 हो गए। ठीक है, तो एक बार दंती जो दंत है उसका दूसरा सूत्र क्या होगा 0 0 2 1 0 0 2 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो जो परमानेंट टीथ होते हैं स्थायी दांत, उसका दंत सूत्र आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है स्थायी दांत का। ठीक है ना। अब लेकिन स्थायी दांत में जो तीसरा मोलर आता है, तीसरा चवर्णक आता है ना, ये 20 साल की एज के आसपास आता है, जिसको अपन अकल की दाढ़ भी कहते हैं। हालांकि कई लोगों में इसके आने पर भी अकल नहीं आती, लेकिन अकल से कोई लेना देना नहीं है। उसको वो अवशेषी होता है। अवशेषी मतलब तो पता है जो किसी काम का नहीं होता, साइड में छोटा सा आता है बिल्कुल एकदम, वो कहलाता है। तो अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ अलग से, ये कि जो वयस्क में जो थर्ड मोलर है या तीसरा चवर्णक है, ये कब आता है 20 वर्ष की आयु के लगभग। ठीक है ना, 20 वर्ष की आयु के लगभग आता है। ये क्या होता है, अवशेषी होता है। इसको हम विजडम टूथ कहते हैं, विजडम दांत कहते हैं, या अकल की दाढ़ भी कहीं पर सामान्य भाषा में कह देते हैं इसको, हालांकि अकल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछा जाए, इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति की आयु, कोई व्यक्ति है जिसकी आयु कितनी है 17 वर्ष, 17 वर्ष की आयु है। ठीक है, 17 वर्ष की आयु है, इसका दंत सूत्र क्या होगा। 17 वर्ष की आयु में दंत सूत्र क्या होगा, क्या 21 23, क्यों तीसरा चवर्णक तो आया ही नहीं होगा अभी इसमें, 21 23 कैसे हो सकता है। 21 22 होगा, 21 22 21 22, क्योंकि होगा तो भाई स्थायी दांत वाला। 17 साल में मतलब वो बच्चा थोड़ी है छोटा, तो होगा तो स्थायी दांत वाला ना, लेकिन स्थायी दांत में कौन सा दांत नहीं आया होगा, तीसरा चवर्णक नहीं आया होगा। तो 17 वर्ष की आयु में जो दंत सूत्र होगा वो क्या होगा 21 22 ऑब्लिक 21 22। बात समझ में आई, क्यों लिखा है। तो आपको दंत सूत्र क्या क्या याद रखने हैं। आपको दंत सूत्र में एक तो दूध के दांत का दंत सूत्र याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है किसका, दूध के दांत का। ठीक है, जो क्या होता है 21 02 2102 ऑब्लिक 2102, 21 02 21 02। ठीक है, फिर इसके बाद स्थायी दांत का क्या होता है 21 23 21 23। ठीक है, एक बार दंती का क्या होता है 0 0 21 0 0 21। और 17 वर्ष की आयु में पूछिए, अगर 17 18 वर्ष की आयु में तो क्या होगा 21 22, क्योंकि होगा तो स्थायी दांत वाला, केवल ये तीसरा नहीं लिखेंगे उसमें, तो 21 22 ऑब्लिक 21 22। ठीक है, अच्छा दूध के दांत में कौन सा दांत नहीं होता, दूध के दांत में कौन सा दांत नहीं होता, प्रीमोलर या अग्र चवर्णक नहीं होता। ये दंत सूत्र क्लियर है भाई सभी को, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे दांत की संरचना पढ़ते हैं, दांतों की संरचना के बारे में। अब देखो कैसे कैसे अद्भुत क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब बोले सर 19 साल दे दे तो क्या होगा, मतलब तुम कहां से इतने चमत्कारी मतलब वरदान लेके प्राप्त हुए हो। अच्छा ये मुझे 16 साल में क्या बोलेंगे, अभी 19 का बताऊं, कोई बोलेगा सर 16 दे दिया तो क्या करेंगे, तो थोड़ा दिमाग तो खुद भी लगा लेना चाहिए ना, कि 17.5 दे दिया तो क्या करेंगे और 16.5 दे दिया तो क्या करेंगे। चलो हाँ भाई बातें बंद कर दो। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन दांतों की संरचना के बारे में। इसके बाद अब अपन दांतों की संरचना पढ़ने पे आए। अच्छा लिखा नहीं है अभी तक, कब तक लिखोगे, कितनी बार लिख रहे हो। थर्ड मोलार वापस से बोल दीजिए बेटा, बोल दिया थर्ड मोलार, बता बेटा, डेंटल फॉर्मूला समझा दिया। ऊपरी जबड़े के आधे दांत और नीचे जबड़े के आधे दांतों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और ऊपरी जबड़े के आधे दांत ऊपर लिखे हैं, निचले जबड़े के आधे दांत नीचे लिखे हैं, उनको जोड़ के 2 से गुणा कर दो। ठीक है, और थर्ड मोलार के बारे में मैंने ये बोला, तीसरा चवर्णक 20 वर्ष की आयु में आता है लगभग, जो अवशेषी होता है, जिसको हम विजडम टूथ या अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर एक तो मैं आपको खरगोश का दंत सूत्र बता रहा हूँ। खरगोश का दंत, खरगोश सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो दंत सूत्र बताने के लिए नहीं बता रहा, मैं बताता हूँ अभी आपको क्यों बता रहा हूँ। अगर अपन खरगोश की बात करते हैं तो खरगोश का जो दंत सूत्र होता है भाई, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऊपरी जबड़े के आधे दांत होते हैं 2033, नीचे होते हैं 1023। अच्छा ये ऊपरी और निचले जबड़े की दांतों की संख्या में अंतर होता है। जैसे हमें तो ऊपरी जबड़े में जितने दांत हैं उतने ही निचले जबड़े में, इनमें ऐसा नहीं है खरगोश में। ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या अलग है, निचले जबड़े में अलग है। ऊपरी जबड़े के आधे दांतों की संख्या कितनी हो गई 8, नीचे कितनी हो गई 6, कितने हो गए टोटल 14, और 2 से गुणा कर देंगे तो 28 दांत होते हैं। लेकिन ये बात कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि 28 दांत होते हैं। यहाँ बताना मुझे है जिसके बारे में, वो है डायस्टीमा। एक्चुअली ये टॉपिक बताना था मेरे को, डायस्टीमा। डायस्टीमा क्या होती है, डायस्टीमा होती है दांतों के बीच की जगह। देखो आपने खरगोश में देखा होगा, सामने वाले जो इंसाइजर हैं ये बड़े बड़े से होते हैं, साइड में जगह खाली छूटी होती है, क्योंकि उनमें कैनाइन नहीं होते, तो कैनाइन की जगह क्या होती है वहां पर खाली होती है। उसके बाद पीछे की तरफ प्रीमोलर और मोलर होते हैं। ठीक है, तो जो डायस्टीमा होती है, डायस्टीमा को अपन क्या बोलते हैं, डायस्टीमा क्या है, दांतों के मध्य जो खाली जगह होती है, इसको अपन कहते हैं डायस्टीमा। और खरगोश में डायस्टीमा प्राकृतिक रूप से पाई जाती है किन किन दांतों के बीच में, खरगोश में डायस्टीमा किन किन दांतों के मध्य पाई जाती है, डायस्टीमा इंसाइजर व प्रीमोलर के मध्य। भाई ये आई मतलब इंसाइजर है ना, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, प्रीमोलर है, नहीं तो कोई बोले सर पीएम क्या है और आई क्या, भी सबसे पहले डाउट इसी में आ जाएगा। तो इंसाइजर और प्रीमोलर के मध्य होती है। क्यों होती है भाई, क्यों होती है, क्योंकि कैनाइन अनुपस्थित है। भाई क्यों पाई जाती है, क्योंकि कैनाइन अनुपस्थित होते हैं, इसलिए खाली जगह पाई जाती है, क्योंकि इनमें कैनाइन नहीं होते। बात समझ में आई। ठीक है, तो अब हमें प्राकृतिक रूप से डायस्टीमा नहीं होती, लेकिन बन सकती है। अगर कोई दांत टूट जाए, बीच में खाली जगह बन जाएगी, वो भी क्या कहलाएगी, डायस्टीमा। दांतों के बीच में गैप आ जाता है, कई बार दांत दूर दूर हो जाते हैं, उसमें भी डॉक्टर क्या लिखते हैं, डायस्टीमा बोलते हैं उसको। तो डायस्टीमा का मतलब है दांतों के बीच की जगह। खरगोश में प्राकृतिक रूप से मिलती है, हमें प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, लेकिन दांत टेढ़े मेरे ऊपर खाबर दूर जो भी हो जाते हैं तब जाकर डायस्टीमा बन जाती है, वो भी डायस्टीमा ही है ना। ऐसा नहीं कि डायस्टीमा खरगोश के लिए बोलते हैं, वो तो खरगोश में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, इसलिए बता दिया। ठीक है, तो ये डायस्टीमा बताना था, इसलिए ये दंत सूत्र बताया, अदरवाइज इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं दांतों की संरचना के बारे में। ये तो अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया जो दांत के प्रकार थे, क्या थे, कैसे थे, क्यों थे। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है,
दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करते हैं अपन यहाँ पर। भाई दांतों की संरचना की जब अपन बात करते हैं तो हम बोलते हैं 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग दांत के। एक तो होता है क्राउन, क्राउन या जिसको कहते हैं शिखर, दूसरा होता है नेक, नेक या जिसको अपन कहते हैं ग्रीवा, और तीसरा होता है रूट या जिसको अपन कहते हैं जड़। तो कितने भाग होते हैं भाई दांत में? दांत में 3 भाग होते हैं। एक तो हो गया क्राउन, दूसरा हो गया नेक और तीसरा हो गया रूट। ठीक है, क्राउन कौन सा भाग है? जो कि हमको दिखाई देता है, जो हमको दिखाई दे रहा है वो भाग कौन सा है? वो भाग क्राउन। तो दांत के 3 भाग, एक तो हो गया क्राउन, दूसरा हो गया नेक और तीसरा हो गया रूट। तो क्राउन जो है वो दिखाई देने वाला भाग है, जो अपन को दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देने वाला भाग है। जो ग्रीवा होती है, नेक होती है, तो के बीच में जो भाग होता है गम्स है ना हमारे, उसके बीच में भी दांत का छोटा सा भाग होता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? नेक। तो नेक या ग्रीवा क्या है? ये मसूड़ों से घिरा भाग है। और रूट जो जड़ होती है, ये सबसे लंबा भाग है। मनुष्य के दांत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? रूट या जड़ होती है, जो कि जबड़े की हड्डी में धसी होती है। ये जो होता है ये जबड़े की हड्डी के अंदर धसा भाग होता है, जो कि सबसे लंबा भाग होता है। सबसे लंबा भाग कौन सा है? रूट है। तो 3 भाग समझ में आए पहले तो। जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? क्राउन। दिखाई देने वाला भाग कौन सा? मसूड़ों से घिरा भाग कौन सा है? नेक। और जो जबड़े की हड्डी के अंदर धसा हुआ है वो कौन सा है? वो रूट है, जड़ है। ठीक है, मतलब ये जो दांत है ये जबड़े की हड्डी में इस तरह से धसा होता है, उसका बहुत छोटा सा भाग हमको बाहर दिखाई देता है। जितना भाग बाहर है उससे कहीं ज्यादा भाग इसका अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अब देखिए दांतों की संरचना अपन यहां पर बनाते हैं। किसी भी दांत को अपन यहां पर बना सकते हैं, कोई जैसे कैनाइन बना लो, प्रीमोलर बना लो, जो बनाना है उस दांत को अपन यहां पर बना सकते हैं इस तरीके से। यहां पर देखिए इसका बहुत छोटा सा भाग जो होता है, ये तो दिखाई देने वाला भाग हो गया। यहां पर बहुत छोटा सा भाग इसका जो है वो मसूड़ों में या गम्स के अंदर धसा होगा। ये मसूड़े या गम्स के अंदर धसा होगा। और नीचे का जो ये लंबा भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये अपन जबड़े की हड्डी बना रहे हैं यहाँ पर। ये जबड़े की हड्डी के अंदर है यहाँ पर, ये जो भाग दिखाई दे रहा है। तीसरा भाग जो रूट या जड़ है, ये जबड़े की हड्डी के अंदर धसा हुआ भाग है। ये यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं, जबड़े की हड्डी है। अब इसके अंदर भी संरचना पढ़ेंगे। ये क्या है? गम है, गम्स है। ठीक है, गम मतलब मसूड़ा है। ठीक है, ये क्या है? गम्स या मसूड़ा है। आपस में लगे पड़े भाई, देख लो। मतलब तुम लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि पढ़ने आए हो, पढ़ लो। थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाते हो कि हम पढ़ने आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 भाग की बात करी। तो पहला भाग मैंने कहा जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये क्या है? क्राउन है। ये जो दिखाई देने वाला भाग है क्राउन है। ये जो मसूड़ों के बीच में धसा भाग है ये वाला भाग, ठीक है, ये कौन सा है? नेक है। और ये जबड़े की हड्डी मैंने बनाई है यहाँ पर। तो जबड़े की हड्डी के अंदर जो दांत का भाग होगा ये क्या होगा? रूट होगा, जो दांत का सबसे लंबा भाग आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में भी। ठीक है, ठीक है, दांत का सबसे लंबा भाग दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर कि जो क्राउन वाला भाग होता है इसके ऊपर एक परत होती है जिसको अपन इनेमल कहते हैं। ये एक परत होती है, ये परत क्या कहलाती है? ये एक परत है जिसको अपन इनेमल कहते हैं। क्या किस रंग की होती है? दांत के ऊपर वाली जो परत है ये क्या है? इनेमल कहते हैं। क्या रंग रूप इसका? व्हाइट होती है। इनमें व्हाइट है। इनेमल जो होती है वो व्हाइट नहीं होती। इनेमल एक्चुअली सबसे ऊपर वाली चमकदार परत है जो पारदर्शी होती है। इसके अंदर वाला भाग जो है वो सफेद या हल्का पीला होता है, इसलिए हमको ये सफेद या हल्की पीली दिखाई देती है, लेकिन ये सफेद नहीं है। ये कैसी है? पारदर्शी है। तो इनेमल के बारे में यहां पर मैं कुछ बातें अलग से लिखूंगा। जो इनेमल है, ये इनेमल कैसी होती है? पारदर्शी होती है। पारदर्शी परत है। ये इनेमल जो होती है वो चमकदार है, पारदर्शी, चमकदार। जीवित है या अजीवित है? लिविंग है, नॉन लिविंग है? भाई ये अजीवित है। असल में जीवित होती ना तो जितनी बार भी खाना चबाते दर्द होता है। भाई वो जो दर्द होता है वो मसूड़ों में इंफेक्शन हो गया, दांत की जड़ में हो गया, बोला बात। इनेमल में दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, अजीवित होती है। ठीक है, इसलिए दर्द नहीं होता। शरीर का सबसे कठोर भाग है ये। शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो क्या होता है? इनेमल होता है। हड्डी से भी ज्यादा कठोर है। अच्छा, इसका मतलब ये बताओ हड्डी जल्दी टूटेगी या इनेमल? हड्डी से भी ज्यादा कठोर है। हड्डी नहीं, इनेमल जल्दी टूटेगा। टूटेगा भाई, जरा सा गिर जाओगे ना दांत के बल टूट जाएगा ना। हड्डी इतनी जल्दी नहीं टूटती। हड्डी भाई कठोर है, मजबूत थोड़ी है। मैंने कहा लिखा शरीर का सबसे मजबूत भाग है, मैंने लिखा शरीर का सबसे कठोर भाग। अब ये चौक भी तो कठोर है, तो क्या टूटेगी नहीं? चौक भी कठोर है ना, टूट जाएगी ना? टूट जाएगी। कठोर का मतलब क्या है? जिसमें लचीलापन बिल्कुल भी ना हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मजबूत भी होगी। भाई जैसे अगर आपने सूखी लकड़ी कठोर होती है तो मजबूत होती है क्या? मजबूत गीली लकड़ी से ज्यादा मजबूत थोड़ी होती है। ठीक है, तो ये कठोर है, मजबूत नहीं है। ठीक है, कठोर है, मजबूत नहीं है। तो शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है भाई वो इनेमल होता है। ठीक है, अजीवित है, पारदर्शी है, चमकदार है। जो कहां पर है? क्राउन के ऊपर की तरफ है। और ये जो है इसको एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा ये स्रावित होता है। एमिलोब्लास्ट सेल्स द्वारा स्रावित। इसका जो स्राव करती हैं वो कौन सी कोशिकाएं इसको बनाती हैं? एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं जो कि इसको बनाने का काम करती हैं। ठीक है, तो एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं इनेमल बनाती हैं। समझ में आ गया इनेमल के बारे में? अच्छा, इसकी उत्पत्ति और लिख लेते हैं। एक्टोडर्मल होता है। उत्पत्ति में क्या होता है? ये एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल तो पता है ना? कौन सी जर्म लेयर से बनेगा, कौन सी जनन स्तर से बनेगा? तो एक्टोडर्म से। ठीक है, एक्टोडर्म से बनेगा तो एक्टोडर्मल होता है। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर। तो इनेमल हो गया जो सबसे बाहर की चमकदार परत है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाले भाग की बात करिए जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ये अंदर क्या है? ये वाला भाग है, ये वाला भाग है डेंटाइन। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन डेंटाइन। ये जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा भाग क्या है? डेंटाइन। और डेंटाइन के अंदर ही ये गुहा है, जिस गुहा को अपन कहते हैं पल्प गुहा। डेंटाइन के अंदर जो गुहा है इसको क्या बोलते हैं? पल्प गुहा। मतलब पल्प गुहा डेंटाइन का ही भाग है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये डेंटाइन का ही भाग है ये गुहा। जैसे कि इस तरह से है दांत, अपन तो काट के देख रहे हैं, ये इस तरह से है। ये गुहा है अंदर, पल्प गुहा। ठीक है, अंदर क्या है? गुहा हो गई। उसके चारों तरफ डेंटाइन और सबसे ऊपर क्या हो गया? इनेमल हो गया। सबसे ऊपर इनेमल दिख रहा है आपको, अंदर गुहा है। कौन सी है? पल्प गुहा, जो किस भाग में है? डेंटाइन। अंदर का पूरा भाग क्या है? डेंटाइन ही है। ठीक है, तो डेंटाइन के बारे में चलिए कुछ बातें यहां पर लिखते हैं कि जो डेंटाइन है ये होता है सफेद। डेंटाइन कैसा होता है? सफेद या हल्का पीला होता है। सफेद या हल्का पीला भाग है ये। और ये जो डेंटाइन होता है दांत का अधिकतम भाग यही बनाता है। दांत का जो मैक्सिमम पार्ट है, अधिकतम भाग होता है, वो कौन बनाता है?
डेंटाइन बनाता है, ठीक है। और ये जो डेंटाइन होता है इसका स्राव जिन कोशिकाओं से चाहिए मीजोडर्मल होता है, पहली बात तो इसकी उत्पत्ति किससे होती है, मीजोडर्म से, और ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स द्वारा स्रावित होता है। इसका स्राव करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है, इसका स्राव करने वाली कोशिकाएं ओडोंटोब्लास्ट कहलाती हैं। जैसे इनका स्राव होता है एमिलोब्लास्ट से, इसका स्राव होता है ओडोंटोब्लास्ट से, ठीक है। तो अच्छा अब इसकी गुहा क्या कहलाएगी, पल्प गुहा, ठीक है। तो डेंटाइन की जो गुहा होती है, डेंटाइन की ही गुहा क्या कहलाती है, पल्प कैविटी या पल्प गुहा। और ये जो गुहा है ये डेंटाइन की गुहा है, जिसमें की रक्तवाहिनियां होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं। इस गुहा के अंदर रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर रक्तवाहिनियां होंगी, तंत्रिकाएं होंगी इस गुहा के अंदर, ठीक है। और अब इस गुहा का निचला सकरा भाग जो दिखाई दे रहा है ना आपको, निचला भाग सकरा होगा, मतलब ये इस तरह से गुहा है, ऊपर से तो चौड़ी होगी, नीचे से कैसी होगी, नीचे से सकरी होगी, ऊपर नीचे से सकरी है। और जो निचला सकरा भाग होता है इसका, ये वाला ये जो भाग है इसका पल्प गुहा का निचला सकरा भाग, जिसको अपन रूट कैनाल कहते हैं, सुना होगा आपने, रूट कैनाल सुना है, नहीं सुना, चलो तो आप सुन लो। पल्प गुहा का निचला सकरा भाग, पल्प गुहा का जो नीचे का सकरा भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम रूट कैनाल कहते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, रूट कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई, यहाँ पर इतना स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना अभी, क्या क्या भाई, तीन भाग तो है, क्राउन ये तो दिखने वाला भाग जो मसूड़ों के बीच में दसा है वो नेक, और ये जो सबसे लंबा भाग दिख रहा है जड़, ठीक है, रूट हो गई, जड़ हो गई। अब इधर क्राउन के ऊपर की जो परत है वो चमकदार पारदर्शी है, क्या बोलते हैं, एनेमल, ठीक है। इसके अंदर का ये पूरा भाग जो सफेद रंग का है डेंटाइन, मतलब जब आप एनेमल को हटाओगे ना, निकालोगे, दांत है आपके हाथ में, एनेमल को निकालोगे उसकी ऊपरी परत को, तो अंदर सफेद भाग दिखेगा, वो क्या है, डेंटाइन। और डेंटाइन को भी ऐसे काट के देखोगे तो अंदर क्या मिलेगी, कैविटी मिलेगी, गुहा मिलेगी, जिसको क्या कहेंगे, पल्प कैविटी, जो कि नीचे से सकरी होगी, जो कि नीचे से सकरी होगी, उस सकरे भाग को कहेंगे रूट कैनाल। और इसके नीचे छेद होगा जहां से रक्तवाहिनियां प्रवेश कर रही हैं, बाहर निकल, रक्तवाहिनियां तंत्रिकाएं प्रवेश करेंगी, बाहर निकलेंगी, ये छेद होगा ना भाई, धमनियां जाएंगी तो शेनाएं निकलेंगी, तंत्रिकाएं जाएंगी यहाँ पर, ये जो छेद होता है, ये जो छिद्र होता है, ये छिद्र दिखाई दे रहा है ना, इसको अपन एपिकल छिद्र कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको अपन एपिकल छिद्र कहते हैं। ये क्या कहलाता है, एपिकल छिद्र, जहां से रक्तवाहिनियां तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं, ये छिद्र है एपिकल छिद्र। इतनी बात क्लियर। अच्छा अब यहां पर देखिए, इसके ऊपर किसके, ये जो जड़ है इसकी रूट है, यहां पर जड़ या रूट के ऊपर एक परत होती है, सीमेंटम कहते हैं जिसको। सीमेंट तो पता है ना क्या होता है, सीमेंट पता है क्या काम करता है, जोड़ने का, भाई सीमेंट का काम क्या होता है, चीजों को जोड़ के रखना, चीजों को मजबूती से जोड़ना। तो यहां पर भी है सीमेंट, किसके बीच में, ये जबड़े की हड्डी, ये अपन ने क्या बनाई थी, क्या है भाई, ये चारों तरफ होगी ऐसी हड्डी, वो तो अपन काट के देख रहे हैं ठीक है ना, ये तो चारों तरफ होगी, हड्डी चारों तरफ है। तो अब ये जो जबड़े की हड्डी है, लेकिन यहां पर जो मैं कह रहा हूं ये क्या है, सीमेंटम, ये क्या है, सीमेंटम। सीमेंटम क्या करता है, दांत की जड़ और जबड़े की हड्डी को मजबूती से जोड़ के रखता है, इसलिए दांत की जड़ आसानी से निकलती नहीं है, क्योंकि दांत की जड़ और जबड़े की हड्डी सीमेंटम द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। तो सीमेंटम क्या करेगा, जड़ व जॉ बोन जो हो गई, ठीक है ना, जबड़े की हड्डी को मजबूती से, को क्या करता है, मजबूती से जोड़े रखता है, मजबूती से जोड़ता है सीमेंटम, ठीक है। और इसके अंदर की तरफ, जबड़े की हड्डी जो हो गई, इसके अंदर की तरफ यहां पर एक लिगामेंट होता है, जबड़े की हड्डी के अंदर की तरफ एक लिगामेंट होता है। इस लिगामेंट को कहां लिखे, पहले यहां लिख देते, कोई बात नहीं। ये जो लिगामेंट होता है इसको कहते हैं पेरियोडोंटल, पेरियोडोंटल लिगामेंट, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं इसको। तो यहाँ पर ऐसा कोई पेरियोडोंटल लिगामेंट और सीमेंट के बीच में खाली जगह नहीं है, ये तो अपने समझने को बनाई है, ये आपस में क्या है, चिपकी हुई, मतलब जैसे ये जबड़े की हड्डी हो गई, ये जबड़े की हड्डी, इसके अंदर क्या है, पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो ये जबड़े की हड्डी है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चारों तरफ है पेरियोडोंटल लिगामेंट, उसमें जो है दांत है, दांत की ये जड़ है, और इस जड़ के ऊपर क्या है, सीमेंटम, और ये जड़ का सीमेंटम और जबड़े की हड्डी के अंदर पेरियोडोंटल लिगामेंट, ये आपस में ऐसे जुड़ते हैं। समझ में आया क्या है, ये तो अपन काट के देख रहे हैं, तो आधा आपको दाईं तरफ दिखाया, आधा बाईं तरफ, ऐसा थोड़ी, ये तो पूरा चारों तरफ है ना, लेकिन अपन काट के नहीं देखेंगे तो डायग्राम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो समझ में आया, जैसे जबड़े की हड्डी हो गई, इस जबड़े की हड्डी के अंदर क्या, पेरियोडोंटल लिगामेंट, और ये दांत की जड़ हो गई जो अंदर बैठे, इस जड़ के ऊपर क्या, सीमेंटम, और ये आपस में जुड़े हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे मजबूती से जो इसका भाग जुड़ा है वो जड़ ही तो है, बाकी तो कोई भाग जुड़ा ही नहीं है, ठीक है। बाकी तो कोई भाग जुड़ा ही नहीं, ये तो मसूड़ों से घिरा हुआ भाग है, कोई जुड़ा थोड़ी है। और ये क्राउन तो दिखाई देने वाला भाग है, तो जुड़ा भाग कौन सा है, रूट है, ठीक है, और वो भी सीमेंटम के द्वारा जुड़ा है, और सीमेंटम जो होता है वो इसको मजबूती से जोड़े रखता है। इतनी बात समझ में आई, दांत की संरचना समझ में आ गई, ठीक है। देख लो भाई, कोई चीज समझ में नहीं आई, जितना लिखा है उतना समझ आना चाहिए, बस मेन बात ये है। उसका दाएं बाएं समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके बाहर कहीं भी क्वेश्चन कुछ नहीं आता, कोई चैप्टर कहीं नहीं पढ़ाया जाता इससे ज्यादा भी, ठीक है। तो अपन उतनी चीजें पढ़ रहे हैं जो कि मतलब बेसिक जो है उसको समझने के लिए जो जरूरी है वो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं दिया तो पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर उसके बेसिक को समझने के लिए इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा आपने देखा होगा कुछ छिद्र, जैसे चूहे हो गए, खरगोश के कुछ दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, सुना है, हाथी के दांत। अच्छा हाथी के दांत होते कौन से हैं, इंसाइजर है, कैनाइन है, क्या है वो जो निकले हुए, दिखते हैं कैनाइन जैसे लेकिन होते इंसाइजर है, नुकीले होते, दिखते तो कैनाइन जैसे लेकिन वो कैनाइन नहीं, भाई कैनाइन उसमें क्योंकि वो तो मांसाहारी जंतुओं में बड़े होते हैं, हाथी तो शाकाहारी है। वो जो दिखाई देने वाले दांत होते हैं ना वो इंसाइजर होते हैं, लेकिन वो इंसाइजर चपटे ना होके कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, है वो इंसाइजर, ऊपरी इंसाइजर होते हैं, ठीक है। वो टस्क ऑफ एलिफेंट जिसको अपन कहते हैं ना, हाथी के दिखाई देने वाले दांत क्या कहलाते हैं, टस्क, टस्क ऑफ एलिफेंट, वो क्या है, ऊपरी इंसाइजर। क्या लिखते हैं हिंदी में, ताकि ऊपर बिंदी ऐसे लिखते हैं ना, अब सही लिखा क्या, पता नहीं, हाँ एनिमल, ऊपर दांत की ऊपर वाली पारदर्शी परत है, एक्टोडर्म से बनती है भाई, हमारी पूरी शरीर की संरचना 3 ही जर्म लेयर से तो बनी है, उसमें क्या समझाऊं, एक्टोडर्म से बनती है, एक्टोडर्म से, जैसे डेंटाइन मीसोडर्म से बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। ये तो जनन स्तर होती है हमारी शरीर की, जो भ्रूणीय अवस्था में बनती है ना भाई। पल्प कैविटी डेंटाइन के अंदर की गुहा है जिसमें रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं हैं भाई। पल्प कैविटी में चाहो तो लिख भी लो यहाँ पर, रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनियां व तंत्रिकाएं।